सभी सुधीजनों को सादर नमस्कार। महत्वपूर्ण कथा रचनाओं के अंतर्गत दो नई पुस्तकें मेरे सामने हैं। पहली पुस्तक अंग्रेजी में है, उपन्यास है लॉस्ट इन टाइम, घटोत्कच एंड द गेम ऑफ इल्यूजन्स। यह इस पुस्तक का नाम है। नमिता गोखले इसकी लेखिका हैं। नमिता गोखले अंग्रेजी की जानी मानी कथाकार हैं। 16 पुस्तकें इसके पहले उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें से 9 कथा साहित्य की हैं और 7 गैर कथा साहित्य की हैं। उनकी पफिन महाभारत युवा और बुजुर्ग पाठकों के बीच बहुत लोकप्रिय हुई। वे प्राचीन आख्यानों को, कथानकों को लेकर के नए संदर्भ के साथ अंग्रेजी में कथा रचनाएं करती हैं। खास बात उनके संबंध में यह है कि वे जोधपुर साहित्य महोत्सव की सह संस्थापिका हैं। माउंटेन इकोज, द भूटान फेस्टिवल ऑफ लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर, इसकी भी वे सह संस्थापक और सह निदेशक हैं। 2017 में उन्हें असम साहित्य सभा के शताब्दी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया और अपनी औपन्यासिक रचनाओं के लिए वे साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुकी हैं। इस उपन्यास में विशेष रुचि मेरे जैसे पाठकों की इसलिए है कि महाभारत को नए संदर्भों में अंग्रेजी के पाठकों के लिए यह प्रस्तुत करता है और महाभारत के ऐसे पक्ष जो आमतौर पर चर्चित नहीं होते, अनछुए, अनजाने, अनदेखे पक्ष महाभारत के इसमें सामने आते हैं। महाभारत की एक नई सृष्टि भी इसको कह सकते हैं। घटोत्कच स्वयं इसमें अपना परिचय देता है। कहता है कि मैं राक्षस घटोत्कच हूँ, जो भगवान भीमसेन और देवी हिडिंबा का पुत्र हूँ। मैं पर्वत और घाटी, जंगल और नदी पर शासन करता हूँ, ताकि जंगल की आत्मा और उसमें रहने वाले सभी जीवों की मैं रक्षा कर सकूँ। फैंटेसी बुनी गई है। एक लड़का है, 14 वर्ष का बालक है, किशोर है, चिंतामणि देवगुप्ता। उसे उसके माता पिता, जिनमें की आपस में बनती नहीं है, सतताल झील के पास एक वन्य विहार में पक्षी अवलोकन, पक्षियों का अध्ययन करने के बहाने से कुछ दिनों के लिए भेजते हैं। सतताल में डुबकी लगाता है और रहस्यमय लोक में महाभारत काल में पहुंच जाता है। चिंतामणि देवगुप्ता, चिंटू पिंटू भी उसको कहा जाता है। समय के जाल में किसी अन्य लोक में पहुंच जाता है। इसको पढ़ते हुए कभी हमको एलिस इन वंडरलैंड इस उपन्यास की याद आती है, जो कि अंग्रेजी का बड़ा क्लासिक है और इसकी भावभूमि यद्यपि उससे बहुत भिन्न भी है। चिंतामणि या चिंटू पिंटू घटोत्कच और उसकी माता राक्षसी हिडिंबा से मुलाकात करता है। अद्भुत स्वप्नलोक बुनती हैं नमिता गोखले इसमें, और जो हमारी प्रचलित अवधारणाएं हैं वे टूटती हैं। महाभारत के कुछ पात्रों के संदर्भ में हिडिंबा कितनी प्रेममयी हैं, वात्सल्यमयी हैं और पति के प्रति कितना अनन्य अनुराग रखती हैं। घटोत्कच कितने सुंदर हैं, मनोहारी हैं। उनका चरित्र जिस तरह से बुना गया है और कितनी चिंता करते हैं अपनी माता की, अपने पिता का भी, अपने पिता के भक्त हैं और अपनी माता का दुख उनसे देखा नहीं जाता। भीमसेन से मिल करके आते हैं और इस बात पर आहत होते हैं कि उन्होंने सब कुछ पूछा, मेरी माँ के संबंध में नहीं पूछा, एक शब्द नहीं कहा। लौट कर आते हैं तो हिडिंबा पूछती हैं, कैसे हैं तुम्हारे पिता, मेरे पति? तो घटोत्कच बात बनाते हैं कि वो आपकी बहुत चिंता कर रहे थे, आपकी चर्चा कर रहे थे। हिडिंबा तो गदगद हो जाती हैं। यह सारा एक महाभारत की एक नई व्याख्या के साथ में कथा जाल इसमें बुना गया है
नमिता गोखले के द्वारा, जिसमें कि कई पात्रों से एक नई उद्भावनाओं के साथ में चिंतामणि मिलता है। घटोत्कच अपनी माया का उपयोग करता है, जंगल की प्राकृतिक शक्तियों का, रहस्यों का उसको ज्ञान है। ये जो प्रकृति में छिपी हुई शक्तियां हैं उनका बोध नमिता गोखले इस उपन्यास के द्वारा कराती है। घटोत्कच के साथ उनकी मित्रता हो जाती है। घटोत्कच असाधारण शक्तियों से संपन्न राक्षस है, पर कोमल स्वभाव का है, और जंगल के रहस्य खुलते हैं। विचित्र आवाज़ों के बीच में, खामोशी के बीच में, सन्नाटे के बीच में कई तरह की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। पक्षियों के चहचहाने के साथ, शेरों के दहाड़ने के साथ, हाथियों के चिंगाड़ने के साथ अचानक कोई स्वर सुनाई पड़ता है, और घटोत्कच मकड़ियों के जाल के बीच में किसी अन्य लोक में उसको ले जाते हैं। जंगल में मकड़ियों से किसी हर चीज से हम क्या सीख सकते हैं वे उसको बताते हैं। चिंतामणि बार बार चाहता है कि वापस अपनी दुनिया में पहुंचे। वापस अपनी दुनिया में पहुंचना आसान नहीं है, उसके लिए क्या क्या उपाय फिर घटोत्कच को करने पड़ते हैं। और जो दिक्काल बोध है उसका भारतीय दर्शन में कालबोध के साथ भी उपयोग इस पूरी कथा रचना में नमिता गोखले करती हैं। सूरज की किसी किरण की शहतीर पर अटका हुआ धूल का एक कण भर धरती लगती है इस बोध में, और जिस दुनिया में चिंतामणि पहुंचता है वह विराट दुनिया है। वापस आने पर चिंतामणि बहुत बदल जाता है। उसकी एक रिश्ते में बहन आ जाती है मिलने के लिए, जिसके साथ बहुत बुरा बीता है। उसके माता पिता नहीं रहे हैं और रहने आते हैं, और घटोत्कच महाभारत के लोक में जब उसको ले जाता है, उसकी यादें उसके साथ में हैं। बलराम की पुत्री वत्सला का विवाह घटोत्कच अभिमन्यु से करा देता है, जिसको कि दुर्योधन के साथ विवाह के लिए ले जाया जा रहा था। घटोत्कच स्वयं स्त्री का रूप, सुंदर महिला का, वधू का रूप धारण करके वत्सला के स्थान पर चला जाता है। वत्सला को ला करके अभिमन्यु से विवाह करा देता है। बार बार पांडवों की मदद करने वह पहुंचता है। यह महाभारत के अनुसार भी है, क्योंकि घटोत्कच आश्वासन वचन दे चुके हैं पांडवों को कि जब आवश्यकता हो तो मुझे आप स्मरण कीजिए। सबसे अधिक संकट के क्षणों में पांडवों के पास घटोत्कच पहुंचते हैं। जब हिमालय पर दुर्गम पर्वत शिखरों पर युधिष्ठिर और उनके तीनों भाई नहीं चढ़ पा रहे हैं, घटोत्कच उनको उठा करके ले जाते हैं। युधिष्ठिर को गंधमादन पर्वत पर जाना है अर्जुन से मिलने के लिए। नमिता गोखले कल्पना करती हैं कि भीमसेन द्रौपदी के लिए सुगंधित पुष्प लाने जा रहे हैं। सौगंधिका हरण का जो प्रसंग है वन पर्व में, उसमें भी मुसीबत में फंस जाते हैं भीमसेन, और घटोत्कच वहां पहुंचते हैं। महाभारत के बारे में कई अनसुलझे सवाल जो हमारे मन में है उनको जाहिर किया है नमिता गोखले ने इस उपन्यास में। ऐसा कैसे हुआ कि हिडिंबा ने इतना प्रेम किया घटोत्कच को और इतना बलिदान भी किया, उसके भाई को समाप्त कर दिया भीमसेन ने। भाई कहता रहा कि इसको तुम मार डालो, हिडिंबा नहीं मानी। तब भीमसेन को युद्ध करना पड़ा हिडिंब से, हिडिंब का वध हुआ।
फिर भी हिडिंबा ने भीमसेन को चाहा, उनके लिए सब कुछ छोड़ा। कुंती को जो वचन दिया था उसका पालन किया कि पुत्र होते ही तुम छोड़ दोगी मेरे बेटे को, पर याद करती रही भीमसेन को। भीमसेन ने कैसे भुला दिया उसको। माँ के प्रति ऐसी भक्ति उनकी थी कि हिडिंबा का नाम अपने होठों पर, अपनी जिह्वा पर कभी आने उन्होंने नहीं दिया। पूरे महाभारत में जहाँ तक मुझे स्मरण है, हिडिंबा से विवाह कर लेते हैं भीमसेन, माता की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात घटोत्कच का जन्म हो जाता है। उसके बाद हिडिंबा को जो छोड़कर आते हैं, कभी हिडिंबा का नाम कहीं उन्होंने लिया हो जो महाभारत है व्यास का, उसमें ऐसा मुझे स्मरण नहीं आ रहा है। पर यह तो एक प्रश्न बना रह जाता है। भीमसेन इतने ममतामय हैं, सबसे अधिक प्रेम करने वाले पात्र वे हैं महाभारत में, इसमें कोई संदेह नहीं। अत्यंत कोमल हृदय के हैं, कैसे ऐसे उन्होंने भुला दिया होगा हिडिंबा को। इस सवाल से रूबरू करती हैं हमको नमिता गोखले। और हिडिंबा अपने प्रेम की चर्चा करती हैं चिंटू पिंटू के सामने, कैसे भीमसेन को उसने चाहा, यह सब बताती हैं। वापस आते हैं तो चिंटू पिंटू या चिंतामणि किस प्रकार से बदल जाते हैं। एक दूसरी दुनिया, दूसरे लोग, दूसरे समय, दूसरे देश काल में पहुंचने के बाद अपने देश काल में कितनी कठिनाई से वे आते हैं, किस जादूगरनी की सहायता से। इस सब के बाद अपनी दुनिया में आकर के एक बुद्धिमत्ता और कुछ शक्ति हासिल करके वे लौटते हैं। करुणा की भी सहायता वे करते हैं, करुणा उनके इस राज में शामिल होती हैं। और एक संकट की घड़ी में दोनों, करुणा और चिंटू पिंटू, ये जो बालीवाल का मैच होता है जिसमें बड़ी विकट चुनौती चिंतामणि के सामने है, उसको वे सामना करते हैं। कुल मिलाकर के किशोर पाठकों के लिए उपयोगी हो सकता है, पर बुजुर्ग लोग उतने ही रस के साथ इसको पढ़ सकते हैं। ये उपन्यास नमिता गोखले का। दूसरी किताब सफेद बोरियों वाली पुलिया, यह भी उपन्यास है कृष्ण कुमार का। पहला संस्करण इसका 2026 में प्रकाशित हुआ। और प्रकाशक जुगनू प्रकाशन इकतारा ट्रस्ट की ओर से इसको छापा गया है, जिनका कि कार्यालय C404 बेसमेंट डिफेंस कॉलोनी नई दिल्ली में है। कृष्ण कुमार बाल साहित्य के जाने माने लेखक हैं, हमारे समय के श्रेष्ठ विचारक हैं, निबंधकार हैं, विमर्शकार हैं, वो शिक्षा शास्त्री भी हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT संक्षेप में उसके निदेशक वे रह चुके हैं। भारत और पाकिस्तान में उनकी शिक्षा पर 2 पुस्तकें, मेरा देश तुम्हारा देश और शांति का समर, चर्चित रही हैं। उनकी और भी जो किताबें आरंभ में आई शिक्षा पर, उन्होंने शिक्षा जगत में बड़ी उथल पुथल मचाई। और कुछ और चर्चित किताबें जो उनकी हैं, चूड़ी बाजार में लड़की, कुछ सत्य कुछ सुंदर, काठ गोदाम, और बाद में जो किताब उनकी अभी आई है थैंक यू गांधी, विचारोत्तेजक पुस्तक गांधी को लेकर के, हाल के वर्षों में जो राजनीतिक उथल पुथल हुई है उसको लेकर के, ये उनकी किताबें हैं। बच्चों के लिए पूड़ियों वाली गठरी आज नहीं पढ़ूंगा, तथा इकतारा के साथ उनकी 2 और किताबें हैं, पढ़ना जरा सोचना, ये प्रकाशित हुई हैं। इस किताब का चित्रांकन नचिकेत पटवर्धन ने किया है। प्रसंगवश यह बात भूल गई कि दोनों ही पुस्तकें जिनकी चर्चा मैं कर रहा हूँ उनमें आकर्षक चित्रांकन हैं। और लॉस्ट इन टाइम, गेम ऑफ इल्यूजन्स, उसमें जो चित्रांकन किया है वह घटोत्कच के चित्र हों या जो फंतासी की दुनिया है उसके चित्र हों, कल्पनाशीलता के साथ किया गया है और सभी चित्र दर्शनीय हैं, उपन्यास के अनुरूप दर्शनीय हैं। ये उजान दत्त के द्वारा किया गया है और नमिता गोखले की एक किताब पेंगुइन बुक्स, पफिन बुक्स के द्वारा प्रकाशित है, जो पेंगुइन रैंडम हाउस का इम्प्रिंट है। कृष्ण कुमार की किताब में चित्रांकन नचिकेत पटवर्धन के हैं और
उपन्यास का जो संसार है उसके अनुरूप चित्रांकन इस किताब में भी किए गए हैं, जिससे कि दोनों ही किताबें आकर्षक हो गई हैं। इस किताब को पढ़ते हुए वो करते हैं कि देखना, सुनना और समझना, इसकी कितनी ज़रूरत है, अहमियत है, और बच्चों में एक प्रक्रिया किस प्रकार से घटित होती है। विपिन और विजया की सारी हरकतें और बातें देखना, सुनना और समझना, इन 3 क्रियाओं के साथ चलती हैं। कस्बे में वे रहते हैं। एक कस्बे में बुआ साथ में है, जो कि ठेठ मध्यवर्गीय हिंदू परिवार की बुजुर्ग महिला है। माता पिता दोनों व्यस्त रहते हैं। बुआ से बहस बातचीत ज़्यादा होती है विपिन और विजया की। कृष्ण कुमार सोदाहरण यह बताते हैं कि किशोर बच्चे दुनिया को किस तरह से देखना और समझना चाहते हैं, किस तरह से सवाल करना चाहते हैं। मसलन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है, तो विपिन और विजया पूछते हैं कि इसको जयंती क्यों कहा जाता है, जन्मदिन क्यों नहीं कहा जाता। हमारा जन्मदिन आता है तो हमारी जयंती उसे क्यों नहीं कहा जाता। अपने सवालों और दुनिया को अपनी तरह से समझने के क्रम में दोनों जब घूमने जाते हैं तो पुलिया पर कभी सफ़ेद बोरियां देखते हैं। सफ़ेद बोरियां गायब भी हो जाती हैं। वो क्यों आती हैं, वो क्यों गायब हो जाती हैं, समझ नहीं पाते हैं। और बुआ सारे रहस्य को खोल देती हैं। यही कुल किताब में कथ्य है, कहानी है, और अलग तरह की कथा रचना कृष्ण कुमार ने इसमें की है, जो हमको सोचने और समझने के लिए प्रेरित करती है, सवालों से रूबरू होने के लिए प्रेरित करती है। इन शब्दों के साथ दोनों ही पुस्तकों पर आज की यह चर्चा मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।